3 मुकाबले और आपको पता चल जाएगा कि यूरो की ट्रॉफी कौन उठाने जा रहा है इस बार। लेकिन उससे पहले आपको सेमीफाइनल का हर्डल पार करना होगा। और सेमीफाइनल की जब हम बात कर रहे हैं तो जिक्र पहले सेमीफाइनल का, क्योंकि 4 टीमें अब तय हो चुकी हैं। आपको पता है, एक तरफ स्पेन और इटली के बीच भिड़ंत होनी है, दूसरी तरफ इंग्लैंड और डेनमार्क की टीमें भिड़ेंगी। तो सबसे पहले सेमीफाइनल की बात करेंगे। ये पहला सेमीफाइनल है स्पेन और इटली के बीच। नमस्ते, मैं हूं रोहित जुगलान और आज की चर्चा रहेगी इस बात पर कि स्पेन और इटली का इतिहास 2017 के वक्त आपको याद होगा, जो 16-17 में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेले गए थे, उसमें भी ये दोनों टीमें एक ही टेबल पर थी। वहां पर कैसे स्पेन ने इटली का सपना चकनाचूर किया और इटालियन टीम 2018 में कैसे विश्व कप तक के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। उसके बाद अगर हम हाल के समय में आएंगे तो भी बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं और कई दिलचस्प मुकाबले याद आते हैं। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़े सवाल का जवाब, और सबसे बड़ा सवाल क्या रहता है आप लोगों का कमेंट बॉक्स में, सबसे बड़ा सवाल रहता है जी कि मैच कब देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। तो आमतौर पर जो लोग फुटबॉल फॉलो करते हैं उन लोगों को तो इसके बारे में पता है, लेकिन कुछ अगर नए व्यूवर्स हैं तो उनको ज़रूर बता दिया जाए कि ये मुकाबला जो है 7 तारीख भारत के हिसाब से, 7 तारीख, क्योंकि दुनिया के कैलेंडर आपको अधिकतर कैलेंडर 6 तारीख दिखा रहे होंगे। भारत में क्योंकि 12 बज चुके होंगे, रात 12:30 बजे 7 तारीख को ये मुकाबला आप सोनी 10 पर देख सकते हैं। तो ये जवाब हुआ एक तरफ। अब जो है इन दोनों टीमों की अगर बात करें शुरुआत से अब तक, तो शुरुआत में शायद ही कोई होगा जिसने कहा होगा कि यार ये दोनों टीमें यहां तक आ जाएंगी और इनमें से तो अब एक टीम का आखिर तक पहुंचना तय है, फाइनल तो खेलना ही है किसी एक टीम को। वो कौन सी टीम होगी वो निश्चित तौर पर हमें 7 तारीख 12:30 बजे के 90 मिनट के खेल के बाद शायद पता चल जाए, या उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में पता चल जाए, या फिर पेनल्टीज में तो पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर आप इन दोनों टीमों की बात करें तो इन दोनों टीमों के पास शुरुआत से अपने अपने चैलेंजेस रहे हैं। स्पेन की आप बात कीजिए, टीम में कोविड आउटब्रेक हो जाता है शुरुआत में। एनरिके ने वैसे ही 26 में से 26 खिलाड़ी तो लिए नहीं थे, 24 ही खिलाड़ियों के साथ वो चल रहे थे, उन्हीं पर उन्होंने भरोसा जताया। इसके बाद हमने देखा पहले 2 मुकाबलों में बुस्केट्स नहीं खेल पाए कोविड की ही वजह से, उस तरह का परफॉर्मेंस भी नहीं रहा पहले 2 मुकाबलों में, लगातार सवाल भी उठे। तो उस पर भी हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है शुरुआत में परफॉर्मेंस नहीं आई। अच्छा, लिथुआनिया के खिलाफ आपको याद होगा जो फ्रेंडली मुकाबला था यूरो शुरू होने से पहले, उसमें एक अंडर 21 टीम ही उतार दी। हालांकि स्पेन की टीम उस मुकाबले को भी 4-0 से जीत कर ले गई, जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था। तो स्पेन की टीम के पास अपनी चुनौतियां रही हैं। दूसरी तरफ इटालियन टीम जो अपना आखिरी मुकाबला 2018 अगस्त में हारी थी पुर्तगाल के अगेंस्ट, उस टीम से लोग ये सवाल कर रहे थे कि भाई ठीक है, आपने इंटरनेशनल कैलेंडर में अच्छा किया है, अब आप ये बताइए कि यही परफॉर्मेंस आप रेप्लिकेट कर भी पाएंगे यूरो में या नहीं। लेकिन मचीनी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि उस शख्स ने थ्रू आउट न सिर्फ डिफेंस से बेहतरीन खेल दिखाया बल्कि मिडफील्ड तो कमाल का रहा है। गोल्स भी लगातार आते रहे इस मुकाबले में। अगर आप शुरुआत से देखें, इस पूरे के पूरे यूरो में अगर आप शुरुआत से देखें तो आपको दिखेगा कि इटालियन टीम तो भाई गोल लगातार दागती रही है। पहले मुकाबले से ही जो उन्होंने टर्की के खिलाफ जीता था 3-0, उसके बाद से अगर आप यहाँ तक आ जाइए और बीते मुकाबले में बेल्जियम के खिलाफ जिस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई, लुकाकू ने तो खुद ही एक सेटर छोड़ा, लेकिन उसके अलावा भी उन्हें जिस तरह से रोक के रखा, केडीबी के खिलाफ जिस तरह से स्ट्रैटेजी अपनाई, उसने बता दिया कि मचीनी तो यार बहुत आगे की सोच रखने वाला शख्स है, जिसकी स्ट्रैटेजीज का शायद ही किसी टीम के पास कोई जवाब है। इस बार होगा तो शायद वो स्पेन की टीम के पास हो सकता है, एनरिके के पास हो सकता है, या फिर हम देखेंगे कि भाई डेनमार्क उन्हें रोकने में कामयाब हो या साउथगेटन टीम उनको रोकने में कामयाब हो। इसके अलावा तो कहीं कुछ अब तक नज़र नहीं आया यूरो में। तो ये तो हुई इन दोनों टीमों की बात जिनके पास अपने अपने चैलेंजेस थे और किस तरह से जो है ये टीम्स उनको पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ी हैं। अब सबसे बड़ी बात जो एक आप लोग भी कह रहे थे कि भाई कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लगातार लिखा इस बात को, और मैसेजेस भी आए मुझे काफ़ी सारे, इंस्टाग्राम पे भी, ट्विटर पर भी कई लोगों ने लिखा कि सेमीफाइनल प्रीव्यू से पहले एक आप हल्का सा रिकैप दे दें दोनों टीमों का और प्लेयर्स के बारे में बता दें तो बेहतर रहेगा। तो उस चीज़ को बिल्कुल आपने जो कहा वो बातें सराखों पर, और उसी के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ये जानकारियाँ निकाल ली हैं, जुटा ली हैं कि रिकैप आप लोगों को मैं बता सकूं। तो सबसे पहले इटालियन टीम से शुरू करते हैं। वो टीम फेवरेट है इस मुकाबले में, इटली वर्सेस स्पेन में भी लोग सीधे सीधे कह रहे हैं कि इटालियन टीम जीत जाएगी। क्या वजह है उसके बारे में भी आपको इन रिकॉर्ड्स को देखते हुए पता चल जाएगा कि इटालियन टीम को लेकर के इतनी बात क्यों हो रही है। तो शुरुआत करते हैं जी, पहला मुकाबला जो कि यूरो का ही पहला मुकाबला था, इटली वर्सेस टर्की। 3-0 जो है इटालियन टीम जीती। स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट वो 3-0 जीते। हालांकि उस वक्त पे स्विट्जरलैंड की टीम को कोई इतना रेट नहीं कर रहा था, किसी को नहीं पता था कि वो फ्रांस की टीम को बाहर कर देगी। तो उस वक्त तक इटालियन टीम को लेकर के भी ये कहा जाता ठीक है, आपने 2 टीमों को हरा दिया, 2 टीमों के अगेंस्ट 6 गोल भी दाग दिए, आपने गोल भी नहीं खाया, लेकिन आपने जो है वो अभी बड़ी टीम के खिलाफ आप नहीं खेले हो। तो फिर उसके बाद वेल्स की बारी आती है, इटली वेल्स को भी हराती है।
और 2-1 वो ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट जीतती है। यहाँ पर उनकी जो है वो क्लीन शीट जो है टूटती है और तकरीबन 10 से 11 मैचेस की ये पूरी की पूरी एक स्ट्रीक थी। इसके बाद बेल्जियम को हराकर इटली ये दावा ठोक देती है कि भाई हम हैं इस पूरे के पूरे यूरो की ज़बरदस्त टीम। खास तौर पर जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जाने लगा कि इटालियन टीम को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी दमदार तरीके से आई है। अब बात कर लेते हैं जी कुछ खिलाड़ियों की। इसमें हालांकि जैसा हम कहते हैं कि भाई गोल स्कोरर्स के नाम ही आते हैं, लेकिन जॉर्जिनो वराती ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक तरह से बैकबोन रहे हैं इस टीम की। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें कि इमोबिले उन्होंने 2 गोल स्कोर किए, इंसिनिया उन्होंने 2 गोल स्कोर किए, लोकेटेली 2 गोल, पेसीना 2 गोल। हालांकि लोकेटेली और पेसीना को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि क्या उन्हें मौका मिलेगा, क्योंकि बीते 1-2 मुकाबलों में अगर आप देखें तो इन्हें उस तरह से मौका नहीं मिला। और क्या मिडफील्ड में किसी तरह का कोई बदलाव होगा खासतौर पे लोकेटेली को लेकर के, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। इस पर भी बात करेंगे जब स्टार्टिंग लाइनअप की बात करेंगे कि मेरे हिसाब से स्टार्टिंग 11 क्या हो सकती है। दोनों टीमों की स्टार्टिंग 11 की एक साथ ही बात करेंगे, इसलिए अब मैं सीधे आता हूँ स्पेन की तरफ, जिनकी जो शुरुआत थी इस यूरो में वो उस तरह से जबरदस्त नहीं रही थी। स्पेन और स्वीडन 0-0 बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया स्पेन की टीम को यहाँ पर। हालांकि मुकाबले में मौके बहुत बने, दोनों टीमों ने जबरदस्त गेम खेला। अक्सर हम 0-0 की स्कोर लाइन देखकर ये बात करते हैं कि यार मैच बोरिंग रहा होगा, ये मैच बिल्कुल भी बोरिंग नहीं था। हमारे अधिकतर दोस्तों ने इस मुकाबले को देखा था, क्योंकि स्पोर्ट्स यारी में जितने भी लोगों से मैं बात करता हूँ आई थिंक वो सारे के सारे मैचेस देखते हैं। और शुरुआत से हमारा छोटा सा सफर रहा है फुटबॉल का अभी तक, लेकिन शुरुआत से उन लोगों ने मुकाबले देखे हैं। स्पेन और पोलैंड अगेन 1-1 रहता है। फिर सर्जियो बुस्केट्स की वापसी होती है स्लोवाकिया के अगेंस्ट, वो 5-0 से जीतते हैं। यहाँ पर मोराटा जो है एक पेनल्टी मिस करते हैं। इसके बाद कितनी आलोचना होती है उनकी वो आपने भी देखा ही होगा। सोशल मीडिया तक में सारी सीमाएं लांघ दी गई, उनके परिवार तक को इन्वॉल्व कर दिया गया इन सारी चीज़ों में, जो कि बहुत गलत है और हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उस दौरान तक मोरेटा की भी परफॉर्मेंस उस हिसाब से आ नहीं रही थी। उस परफॉर्मेंस में वो जादू नहीं निकल कर आ रहा था जो हम देखना चाहते थे उनसे। तो ये हुआ जी स्लोवाकिया के अगेंस्ट, लेकिन 5-0 से वो जीते। उसके बाद क्रोएशिया के अगेंस्ट, जिस क्रोएशिया की टीम ने मैच में पीछे रहते हुए वापसी की, उसके बाद एक बार फिर स्पेन को पीछे धकेला मुकाबले में, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम तक आते आते और यहाँ पर वो ज़बरदस्त गोल आता है जो मोराटा का गोल आता है, जिसमें कहीं ना कहीं वो जो वन टच उनका टच था ना, जो फर्स्ट टच था। फुटबॉल में आप किसी खिलाड़ी को बेहतर कब बताते हो, उसको आप किस तरह से ताकते हो कि भाई ये अच्छा खिलाड़ी लग रहा है, उसके टचेस को लेकर के, बॉल को लेकर उसका टच क्या है। तो फर्स्ट टच जो मोराटा का था उस मुकाबले में आई थिंक वो ज़बरदस्त था, और ज़बरदस्त एक क्रॉस पे उन्होंने जिस तरह से गोल किया वो डिसाइसिव हुआ। और फिर वहाँ से दुनिया ने कहने लगा कि भाई मोराटा का परफॉर्मेंस गजब का है, वो शायद सबसे बढ़िया नंबर 9 है इस पूरे के पूरे यूरो में। लेकिन खैर तब तक हम देख चुके थे कि भाई किस तरह से चीज़ें जो है खिलाड़ी के पक्ष में विपक्ष में जाती हैं। अच्छा परफॉर्मेंस आ जाए तो तारीफ कर दीजिए, एक पेनल्टी मिस हो गई तो बहुत ज़्यादा आलोचनाएं कर दीजिए। इस तरह की चीज़ों पर मैं यकीन नहीं रखता हूँ कि आप एक परफॉर्मेंस के बल पर किसी को बिल्कुल ही नीचे गिरा दो, एक परफॉर्मेंस के बल पर किसी को बहुत ऊंचा उठा दो। ये थोड़ा सा इमेच्योर कमेंट्स हो जाते हैं। स्विट्जरलैंड और स्पेन के बीच 1-1 की स्कोर लाइन रही। स्विट्जरलैंड वही टीम जो कि हारी थी। आपने इटालियन जो हमने ग्रुप देखा था उसमें इटली ने 3-0 उन्हें हराया था, लेकिन यहाँ पर वो फ्रांस को हरा कर आ रही थी हाई ऑन कॉन्फिडेंस 1-1। अगेन यहाँ पर भी पीछे से आते हुए जैसा हमने देखा कि भाई जो गोल आया इस मुकाबले में, लेकिन उसके बाद 3-1 से, और इसमें यॉन सॉमर की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अमेजिंग थी, लेकिन स्पेनिश टीम इसे जीतने में कामयाब रही और सेमीफाइनल तक पहुंची। तो और इसके अलावा अगर हम स्कोरर्स की बात कर लें तो जैसा मैंने कहा मोराटा के 2 गोल्स यहाँ पर भी हैं, साराबिया के 2 गोल्स हैं, फेरन टोरेस के 2 गोल्स हैं, और एस्पेलिक्वेटा उनका भी 1 गोल है। तो ये हुई जी छोटा सा रिकैप दोनों टीमों का, कुछ अहम खिलाड़ी जिसमें आप ऑब्वियसली जब आप स्पेनिश टीम की बात करते हो तो आप निश्चित तौर पर ये देखते हो कि भाई इस टीम में भी खास तौर पे जो मिडफील्ड है उसमें जिस तरह से आई थिंक सर्जियो बुस्केट्स के आने से जो फ़ायदा इन्हें मिला है, पेड्री वहाँ पर है, उसको लेकर के हमने चीज़ें देखी हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखें कोके का परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रहा है। तो कुछ खिलाड़ियों के गोल्स की वजह से उनका नाम लिया जाता है और कुछ खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की वजह से उनका नाम लिया जाता है। तो जो मैंने बाद में नाम लिया ये परफॉर्मेंस। अब आखिरी हिस्से में हैं हम इस वीडियो के, और इसमें हम स्टार्टिंग लाइनअप की बात करेंगे और इसके बाद एक छोटा सा वक्त लेंगे प्रेडिक्शन के लिए। तो अगर हम बात करें इटालियन टीम की, सबसे पहले बात करते हैं इटालियन टीम का स्टार्टिंग लाइनअप क्या होने वाला है। तो डोनारुमा, जिनको लेकर के ये कुछ बातें चल रही थी कि भाई लास्ट मैच में उनको एक्स्ट्रा टाइम पे इंजरी लग रही थी कि हुई है, तो वो पूरी तरह से फिट है, वो गोलकीपिंग में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डि लोरेंजो
जिनका लास्ट गेम उतना बेहतर नहीं रहा, उनकी वजह से शायद हम ये कह सकते हैं कि भाई आपने गोल भी एक कंसीड किया, और इसके अलावा उस तरह का परफॉर्मेंस उनका नहीं रहा जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नॉकआउट गेम्स में चाहिए होता है। उसको लेकर के आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें स्टार्टिंग लाइनअप में रखूंगा। बनुची जिन्होंने गोल स्कोर किया लेकिन वीआर की वजह से वो कैंसिल हो गया, वो भी हमारे एक रक्षा पंक्ति का बहुत अहम हिस्सा है। किलिनी को लेकर के निश्चित तौर पर कप्तान तो हैं ही, इसके साथ साथ जिस तरह की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रही है वो एक बड़ा कारण है कि क्यों इटालियन जो रक्षा पंक्ति है उसकी इतनी ज़्यादा चर्चा होती है, जो डिफेंस लाइन है उसकी इतनी चर्चा क्यों होती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर है इस पूरे के पूरे मुकाबले को अगर आप देखें तो लियोनार्डो स्पिनाज़ोला को जो इंजरी हुई बीते मुकाबले में, उसकी जगह पर मेरे हिसाब से इमर्सन आएंगे, चेल्सी के लिए खेलते हैं, वो खिलाड़ी जगह लेगा उनकी। लेकिन एक होता है खिलाड़ी मैन टू मैन रिप्लेसमेंट, एक होता है क्या उस तरह का कोई खिलाड़ी आपके पास है। माफ़ कीजिएगा लेकिन इटालियन टीम के पास कोई उस तरह का खिलाड़ी नहीं है, इसलिए लियोनार्डो की परफॉर्मेंसेस को वो मिस ज़रूर करने वाली है टीम। तो ये एक बड़ा झटका है इटालियन टीम को, आप कह सकते हो बिल्कुल। उसके अलावा जैसा हम देखते हैं वेराती होंगे, जॉर्जिनो होंगे, जिनका परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रहा है थ्रू आउट अगर आप यूरो देखें, खासतौर पे वेराती और जॉर्जिनो का। और फिर बरेला होंगे। बरेला को लेकर के वही है कि आप किस खिलाड़ी को मौका देना चाहते हो ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इस टीम में जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि क्या आप लोकाटेली को मौका देना चाहोगे और क्या आप मिड में कोई चेंज करना चाहोगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहने वाला है। इसमें आप देखो कि स्पेन की जो टीम है उसमें भी कहीं ना कहीं मिडफील्ड की अगर आप तुलना करें तो इटालियन टीम को मैं ज़्यादा नंबर यहाँ पर दूंगा निश्चित तौर पर, खासतौर पर जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है। इंसिनिया, इमोबिले और किसको रखेंगे आप, फेडरिको केसिया को रखेंगे या फिर आप किसी तरह का कोई बदलाव चाहेंगे। मैं फेडरिको के साथ जा रहा हूं, आप अपनी जो स्टार्टिंग 11 है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग 11 है इटालियन टीम की और ये हमने प्रिडिक्ट की है। अगर अब आए स्पेनिश टीम की तरफ, तो स्पेनिश टीम का अगर आप इस पूरी की पूरी टीम को देखें तो एस्पेलिक्वेटा जिन्होंने स्कोर भी किया हुआ है, लपोर्ट हैं वहाँ पे, गासिया हैं और जॉर्डी एल्बा हैं। इसके अलावा आप जैसा मैंने कहा पेड्रो, सर्जियो बुस्केट्स और कोके को आप मिड में देखेंगे, और इसके अलावा ओल्मो जिनका वो पास था जो मैं आपको बता रहा था कि भाई किस तरह से जो मोरेता ने गोल स्कोर किया था अगेंस्ट क्रोएशिया, वो ओल्मो का ही शानदार क्रॉस था और उस पर मोरेटा ने फर्स्ट टच पास और गोल। और इसके अलावा फिर जिरार्ड मोरेनो तो होंगे। इन दोनों ने हालांकि मौके भी बहुत गंवाए हैं, ये कहना भी सही रहेगा कि मोरेनो, और अगर आप मोरेता के परफॉर्मेंस को देखें तो इन्होंने मौके भी बहुत गंवाए, आसान चांसेस भी गंवाए, लेकिन फिर भी ज़बरदस्त गेम इन दोनों का रहा है। तो ये जी स्टार्टिंग लाइनअप। अब बारी फाइनली प्रेडिक्शन की। मेरे हिसाब से इटालियन टीम इस मुकाबले को जीत जाएगी बिकॉज ऑफ बैलेंस, डेप्थ और इसके अलावा जो उनकी रीसेंट फॉर्म है वो बड़ी ज़बरदस्त है। 2-1 या फिर 2-0 मुझे लग रहा है। ये मेरी प्रेडिक्शन है, आप भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप भी जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्पोर्ट्स यारी में आपको मौका मिलेगा जीतने का। लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जो है क्रिप्टो करेंसी किस तरह से जीत सकते हैं, आपको सिर्फ प्रेडिक्ट करना है और प्रेडिक्शन के साथ ही आपकी प्रेडिक्शन अगर सही होती है तो आप क्रिप्टो करेंसी जीत सकते हैं। तो सिर्फ इटालियन टीम या स्पेनिश टीम में से कोई एक क्यों जीते, आप भी जीतिए, प्रेडिक्ट करिए, लिंक ओपन कीजिए और वहाँ पर आप प्रेडिक्शन अपनी दे सकते हैं जिससे आप भी जीत पाएँ। मेरी प्रेडिक्शन इटली की तरफ है, बाकी आप लोग अपनी प्रेडिक्शन बता सकते हैं। इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते रहिए, हम लोग लगातार मुकाबले के बाद भी आपसे मिलेंगे। कोपा अमेरिका के वीडियोस भी जल्द आएंगे और इसके साथ साथ दूसरा सेमीफाइनल प्रीव्यू भी जल्द आएगा जो कि इंग्लैंड और डेनमार्क के बीच होना है। और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स यारी को लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा वीडियो और इसके साथ साथ और क्या चाहते हैं आप बेहतर तरीके से, ताकि हम आप लोगों के साथ जुड़ सकें। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।